तुम्हारी केवल मैथ्स की क्लास होने से बच गई है ना। सर की एक्चुअली 2 नंबर में क्लास होती है ना इस टाइम, उन्होंने सोचा 3 नंबर में आ गए थे सर। तुम्हें लगता है कि सर ऐसे शराबी कबाबी टाइप के कि रात की उतरे ना, इतना इतना जो पढ़ाई में आगे जाते हैं ना उनमें गंदे ऐब नहीं होते, वरना वो आगे नहीं बढ़ते। बहुत ऐब वाले लोग तो आगे जाएंगे ही नहीं। चलो चलो पढ़ेंगे अब। कल चौथा चैप्टर पूरा नहीं हुआ था ना, एक आदमी के बारे में पढ़ना रह गया था, हेस्टिंग्स के बारे में। चलो देखो पेज नंबर, एक तो लास्ट का टॉपिक छोड़ दिया था, व्यपगत का सिद्धांत, एक तो ये रह गया था। तुम्हारी हरियाणा पुलिस का डेट क्या बताइए अगले महीने की? 28-29 अक्टूबर ना, ठीक है 28-29-30। अब एक तो पेपर जो ये एसआई का हुआ, इसमें पेपर में वेरिएशन बहुत ज्यादा था, देख लिया सबने? कल मैं सुनील सर को कही थी कि सर साइंस तो बहुत कम आई, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम साइंस तो बहुत आई थी, कारण मेरे पास जो पेपर आया उसमें साइंस के 5-6 क्वेश्चन थे, और जो दूसरे बाकी सेट 3 सेट थे ना, उस दूसरे में साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन थे। पेपर में वेरिएशन बहुत ही ज्यादा था। जीके के नाम पे जो कह रहे हैं 20 क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे तो जीके के भी हिस्ट्री के ही थे, और हिस्ट्री अलग से भी दे रखी थी। हरियाणा जीके जो मैंने सेट देखा ना, वो बेसिकली बेस्ड था, उसमें ज्यादा जीके थी, हरियाणा जीके थी और स्टैटिक जीके थी, जो पेपर मेरी नजर में आया था। पेपर अलग अलग बने हैं 3, किसी में साइंस ज्यादा था, किसी में कम। एक में दूसरे में जो सर के पास पहुंचा उसमें 14 क्वेश्चन साइंस के थे, जो मैंने देखा उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन साइंस के थे, जनरल साइंस थी। तो पेपर में वेरिएशन था, इसका ना कांस्टेबल में वेरिएशन रहेगा। अपनी तैयारी ऐसी करना कि सारे सब्जेक्ट तुम्हें आते हो, कोई छोड़ना मत एक भी सब्जेक्ट, क्या पता किसी में साइंस ज्यादा मिले, किसी में हिस्ट्री ज्यादा। चलो व्यपगत का सिद्धांत जल्दी से पढ़ लो, बस लास्ट यही बचा था, एक पिछले पेज पे है। पहला पॉइंट टिक करना, लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र गोद प्रणाली को जटिल कर दिया और देशी रियासतों को 3 भाग में बांट दिया। पहला, वे रियासतें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश चार्टर के जरिए अस्तित्व में आई थी। दूसरा, ब्रिटिश शासन को जो सहयोग करती थी, मतलब देशी रियासतें। और तीसरी, जो पूरी तरह स्वतंत्र थी। किसकी संख्या घटती चली गई? स्वतंत्र वाले, और ये अपनी बढ़ाते चले गए। अगले पेज पर आओ, डलहौजी की व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अंडरलाइन करना। पहला शिकार 1848 में सतारा राज्य को बनाया गया, और तुम्हें याद हो तो पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जब कमजोर पड़े तब पेशवा में ही तो, पुणे में ही तो बैठाया था कि भाई तुम्हारा एक हेड बना देंगे सतारा के आसपास, वही है ये। तो सतारा सबसे पहले शिकार बना। आगे बस पढ़ लो, उसके बाद जयपुर, संबलपुर सारे याद मत करना। झांसी को टिक कर लेना 53, और नेक्स्ट टिक करना 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में। कितने चालाक, अवध कब से इनकी बात मान रहा था? 1765 से। क्या हुआ था यहाँ? इलाहाबाद की संधि, पूरी तरह सहयोग कर रहे थे बीआईसी का, और इतना सहयोग करने वाले को भी क्या बोले कि तू कुशासन करता है, तो इससे लोगों को लगा कि बहुत घटिया है ये किसी के सगे नहीं है। अब पिछले पेज पर आओ, एक टॉपिक रह गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स वाला, पेज 42 पर है ना। सुदृढ़ीकरण तो शायद पढ़ लिया ना, नीचे वाला नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ लिया, बस ये रह गया। फटाफट से पढ़ेंगे। 1813 से 22 के बीच में पहला टिक करना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बताओ आंग्ल मराठा कितने हुए? 3। आंग्ल मैसूर कितने हुए? 4। रणजीत सिंह के एरिया पे कब्जा किया 1849 में। बस पंजाब और सिंध छोड़ के बाकी भारत इन्होंने कब्जे में ले लिया। हम मेन क्या याद रखें? 1757, 1764, 1765, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। इसके बीच में यहाँ पर कितना आ गया? 1775 से 82, 1803 से 5, 1817 से 19। और इसी दौर में फिर हम आगे अगर बढ़ें तो 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, फिर 1839 में उनकी डेथ, और 1849 में सारा। ये पूरा भारत है। अब हमें सन से पता है कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। ये क्या थी? क्लास थी। ये बक्सर, इलाहाबाद की संधि, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, अमृतसर की संधि और पंजाब। तो आप देखो यही मेजर हिस्सा है। पंजाब इन्होंने खींच लिया, यहाँ से बक्सर, प्लासी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण का सारा हिस्सा किसके कब्जे में आ गया? ये अंग्रेजों के। फटाफट से पढ़ेंगे पहला पॉइंट। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सरदारों ने 1817 में अपनी खोई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक और हताशपूर्ण प्रयत्न किया। ये बेकार कोशिश, क्योंकि अब सारी तरह से घिर गई है। नेक्स्ट पढ़ लो। 17 में अपनी खोई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक और हताशपूर्ण, ये रिपीट कर दिया। मराठा सरदारों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने में पहल पेशवा ने की, जो ब्रिटिश रेजिडेंट के कड़े नियंत्रण में छटपटा रहा था। कौन ब्रिटिश रेजिडेंट थे? ये सहायक संधि में इनका कहा तुम एक तो अपनी सेना नहीं रखोगे, हमारा आदमी। अब ये कहीं कोई बात कर रहा है, सारी बात इसको पता है। नेक्स्ट करना, पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला कर दिया। तो ये तो खुली चुनौती किसको दे दी? डीआईसी को। नेक्स्ट पढ़ लो। अप्पा साहब, ये पूछेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ लो, ने नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर हमला किया और माधवराव होलकर युद्ध की तैयारियों में जुट गया। कौन इकट्ठे हो गए? ये सारे जो 5 नहीं थे। अब ये क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि किससे परेशान है? बीआईसी। उसने हर एक के घर में क्या बैठा दिया? रेजिडेंट। अब ये कह रहे हैं इनको मारो, तो ये 3 नाम इन्होंने तुम्हें दिए। नेक्स्ट करना, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 1813 से 22 के बीच। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, वो तो पहले आया था। अब इसका नाम फ्रांसिस हेस्टिंग्स है, लिख लो यहाँ। ये वॉरेन नहीं है, क्योंकि वॉरेन तो वैसे भी मर गया 1818 में। ये फ्रांसिस हेस्टिंग्स है, फ्रांस जैसा नाम, फ्रांसिस हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स मर चुका। क्या इनको सुदृढ़ करने में वॉरेन ने कुछ काम किया था स्टार्टिंग में? बार करनवे वीर याद है? मैसूर और सारे संधि वंधि वही किया करता था। ये अलग आदमी है। फ्रांसिस हेस्टिंग्स ने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। सिंधिया किसके साथ शामिल था वैसे?
इन ये जो 5 बट गए थे ना उनमें इसको मजबूर किया। पेशवा, भोंसले, अंडरलाइन कर लो, और होलकर की सेनाओं को हराया। यानी जैसे पहले हेस्टिंग्स चालाक था, ये भी चालाक है। तो इसने उसको मजबूर किया, पेशवा, भोंसले और होलकर की सेनाओं को हराया, और पेशवा को गद्दी से उतारकर और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बैठा दिया। तो हम पहले भी जानते थे। नेक्स्ट टिक करना, पेशवा का राज्य हड़प कर बंबई की विस्तारित प्रेसिडेंसी बनाई गई। होलकर और भोंसले ने सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। मराठों के गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सतारा का छोटा सा राज्य बनाया गया और उसे छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया, जो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर था। क्योंकि सतारा पे क्या थोप दी? सतारा को कैसे हड़पा इन्होंने? व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्योंकि इसका वंशज कमजोर था, उसका बेटा था नहीं, उसको हड़प गए। तो बहुत चालाक थे। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन पीछे टिक करना, या पढ़ इसको भी लो। राजपुताना, अब तुम देखो तो पूरा भारत इनके कब्जे में कैसे आया। देखो पंजाब वाला हिस्सा इनके पास आ गया, इस तरफ अगर देखें साउथ का हिस्सा खा गए, यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिर्फ ये राजपूत बच गए, यानी राजस्थान, जो कि देखो लड़ते मरते थे अंग्रेजों से, उसके बारे में है। राजपुताना के राज्य जो होलकर के प्रभुत्व में थे ने तत्काल ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अंडरलाइन कर लो, 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर, पंजाब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पंजाब में सतलुज के उस तरफ कौन बैठा था? और रणजीत सिंह कब मरे? 1839 में, तब उसके बाद जाएंगे ये टिक कर लो। 1818 तक पंजाब, यहाँ लिख लो रणजीत सिंह, फिर तुम्हें याद रहेगा क्यों नहीं गए पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह, कौन सी संधि थी वो? अमृतसर की, जिसमें सतलुज के इधर का हिस्सा BEIC का, उधर का हिस्सा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह, अंडरलाइन करना। पंजाब और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका। इसके एक भाग पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और बाकी भाग पर अनेक भारतीय शासक राज्य कर रहे थे, इन पर अंग्रेजों का पूरा पूरा नियंत्रण था। ये कंप्लीट कैप्चर था भारत का, सब भारत का हिस्सा इनके पास। कब तक ये पूरे भारत पर छा गए? 1848-49 में सब इनके पास था। इसके आगे का पढ़ लिया था ना सारा, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। 5वें टॉपिक पे आ जाओ, सामाजिक और धार्मिक सुधार। 9 टॉपिक है शायद इसमें, 9 है ना इसमें, ठीक है, बस कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा ये। अगली हेडिंग है, अब जितना तुम्हें हिस्ट्री समझ में आई, हमारे 4 टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा आधुनिक में कुछ लोग आए थे, कौन थे वो? ये आपस में लड़े मरे, हमें दुखी नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे थे ताकतवर राजा। इनके आगमन की शताब्दी अगर हम देखें 1498 और ये 1664, इस बीच में यानी 1500 से और 150 सालों में ये आए और चले गए, कुछ जम के बैठ गए। सबसे पहले ताकतवर पुर्तगाली थे, जिन्होंने हिंद महासागर पे कब्जा किया और आपके यहाँ गोवा को छीन लिया, अपनी आबादी बढ़ाने के लिए सती प्रथा बंद करवाई। ये चालाक थे, लगभग कितने साल इनका राज चला? 100 साल। फिर इनको टक्कर देने डच आए, ये डच से कई जगह हारे और इन्होंने चालाकी देखी कि डच से हम नहीं निपटेंगे, अपने हिस्से किसको दे दिए? इंग्लैंड वाले 1600 में बने थे, आया था 1608 और बढ़िया काम किया था 12। कौन सा युद्ध था? स्वाली। स्वाली के युद्ध में कौन हराए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली हराने से जहांगीर को लगा इसका मतलब ये पुर्तगालियों से भी ज्यादा ताकतवर हैं, इनका अपने आप इज्जत रिगार्ड बढ़ गया। ये डच बीच में एक लड़ाई, बेदरा की लड़ाई लड़के और यहाँ से चलते फिरते नजर आए। कुछ योगदान है इनका भी, लेकिन मेन हिस्सा है इनका और इनका। ये बीच में आने वाले कौन था? ये डेनमार्क। ये इससे कहा तुम आपस में लड़ोगे झगड़ोगे, मुझे कुछ मिलना नहीं है। वैसे ही थोड़े बहुत हिस्से जो थे इसको बेच के चलता फिरता नजर आया, ये टिके थे। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन था वो आदमी? डुप्ले। खूब कोशिश की कि मेरा यहाँ पे सिक्का चल जाए, लेकिन कहाँ के युद्धों के कारण इनको हारना पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे ना, किस किस के बीच थे? फ्रांस और ब्रिटेन। यूरोप में चल रहे थे, ऑस्ट्रिया में हमारे उत्तराधिकार का, याद है आप करके। फाइनली एक लड़ाई हुई 1760 में, जिसका नाम है बंडीवाल, और इससे क्लियर हो गया कि इंडिया पे किसकी BEIC राज करेगी। पहले देखो ये बाहर के लोगों से लड़ा, फिर ये इंडिया के लोगों को देखेगा। पहले हमसे ज्यादा जल्दी नहीं लड़ा, उस बीच में ये देखने लग गया था कि इंडिया मेरे कब्जे की चीज है कि नहीं। क्योंकि इसी बीच में आप देखते हैं 1757, फिर आप देखते हैं 1764। इसका मतलब यहाँ तक आते आते सब अपने दुश्मन हटा दिए थे। तब ये आपके ऊपर अटैक करेगा, ये एकदम आपके ऊपर नहीं। पहले ये बाहर वालों से लड़के दिखाएगा कि मैं डोमिनेट करूंगा, मेरा हिस्सा है। फिर ये आपकी, जो मैंने पीछे स्लाइड पे सन लिखे, आपके राजाओं से लड़ेगा, झगड़ेगा, हरा देगा। इन अंग्रेजों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया इंडियन को, खूब पैसा खाया, लेकिन इनका एक फायदा हुआ क्या? इन लोगों से हमने इंग्लिश सीख ली, और इंग्लिश में बहुत सारा विदेशी लिटरेचर था, विदेशी साहित्य था। और जो लोग साहित्य पढ़ते हैं ना, उनकी समझ बढ़ जाती है। साहित्य पढ़ने वाले लोगों का दिमाग विकसित हो जाता है, बुद्धिजीवी बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल। जब तक आदमी साहित्य नहीं पढ़ेगा, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। ये साहित्य हम अपना भूल गए थे, क्योंकि पीछे 1000 साल हमारे देश पे किसका कब्जा रहा था? इस टाइम आपकी 2 भाषा चली थी, या तो अरबी या फारसी। तो जो आपका लिटरेचर था, इंडियन लिटरेचर, वो तो दब गया था, क्योंकि वो तो कभी 600-800 साल पुरानी, 1000 साल से तो आपने अपनी कोई किताब देखी नहीं बढ़िया। अगर आपके यहाँ कोई हुआ भी तो वो अनपढ़ टाइप के लोग थे, जिनमें सूरदास, रैदास, ये नाम आपने सुने हैं, लेकिन ये लिख के नहीं गए। इनकी तो बातें लोगों ने बाद में लिखी, और ब्रज में और अवधि में, जो कि आपकी सबकी भाषा नहीं थी। इसको आप समझ नहीं पाते थे, इसीलिए आप धीरे धीरे लिटरेचर से कट ऑफ हो गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 1813 में, याद है, चार्टर एक्ट में काम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। फिर 37 में बोले क्या, किसे, कैसे पढ़ाएं, और धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे क्या इंट्रोड्यूस कर दी? इंग्लिश। जो अच्छे खानदान के लोग थे ना, जो अमीर थे, इन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया, विदेश भेजा, और वहां से ये पढ़ लिख के आए। इन्होंने सबको बताया कि हम इतने पिछड़े रह गए, ये दुनिया आगे निकल गई। सबसे ज्यादा विकास हुआ था यूरोप का। कारण क्या है यूरोप के विकास का? ये लोग बहुत रैशनल थिंकिंग रखते थे। रैशनल समझते हो?
रैशनल होती है तर्कवादी। जैसे हम इंडियंस की बहुत खराब आदत है, हम चीजों को ना इमोशनली देखते हैं, ये विदेशी चीजों को रैशनली देखते हैं। ये देखते हैं अगर कोई गलत है और चाहे वो मेरी खुद की माँ है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मेरा खुद का बेटा है तो भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो गलत है। हम क्या देखते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, माँ ही तो है, अरे क्या फर्क पड़ता है, बेटा ही तो है। ये इमोशनल है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो इमोशंस के साथ रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ये गलत को गलत कहते थे और सही को सही, इसलिए इनका डेवलपमेंट हमसे जल्दी हुआ। हम आज भी रैशनल नहीं है, आज भी हम जहां इमोशंस की बात आती है हमें लगता है इमोशंस ज्यादा बड़ी चीज है। और कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले, जबकि हम कहते हैं कि हम इमोशनल हैं। अगर इमोशनल है तो वहां क्यों कमजोर है? इससे सीधे पता चलता है कि भारत में गलत को गलत कहने वाली अप्रोच ही डेवलप नहीं की, जो कहां के लोगों ने कर ली, यूरोप। यहाँ जितने लोग थे ना सब इंटेलिजेंट बने, कारण ये हर चीज को तर्क की कसौटी पर देखते थे। कोई चीज ठीक है तो ठीक है और गलत है तो गलत है। इसके पीछे इमोशंस नहीं होने चाहिए कि मेरे बेटे ने गलती की तो माफ हो जाए क्योंकि मेरा पद बड़ा है। नहीं, गलत किया तो गलत किया, उसको एक्सेप्ट करो। आप आज भी देखो ब्राजील है या कोई भी देश है, अगर इनका राष्ट्रपति गलती करता है तो ये इसको छिपाते हैं या सामने ले आते हैं? इनके केस चलते हैं, इनके बड़े से बड़े आदमी पे केस होता है, जेल होती है, महाभियोग चलता है। याद है वॉरेन हेस्टिंग्स जब अपने देश गया संपत्ति लेके तो ब्रिटिशर्स ने कहा इतनी संपत्ति कैसे लाया, केस किया इस पे, महाभियोग। इसको सफाइयां देनी पड़ी, 7 साल लग गए इसको ये बताने में कि मैंने कम पैसा खाया, मैंने देश में ज्यादा पैसा पहुंचाया। यानी ये अपने भी गलत को गलत अगर प्रूफ हो गया ना तो उसके खिलाफ काम करेंगे। हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर पुलिस में भी ठीक ठाक पोस्ट पे कांस्टेबल भी है और उसकी अप्रोच आगे है तो उसके घर वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा ही तो है भारत। हम गलत को गलत नहीं कहते, सही को सही कहने का दम नहीं रखते, इसलिए हम पिछड़े हैं। कुछ लोग आपके देश में पैदा हुए जिन लोगों ने इस अप्रोच पे काम किया कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही, जिनमें सबसे बड़ा नाम लिया जाता है राजा राम मोहन रॉय का। राम मोहन रॉय ने अपने घर में भी गलत को सहन नहीं किया, बुद्धिजीवी था, दुनिया भर की किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ पढ़ के नॉलेज आती गई, अलग अलग लिटरेचर, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, पता नहीं कहां कहां विदेशी साहित्य पढ़ लिया और पढ़ लिख के इनकी समझ का दायरा इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपने घर, देखो बाहर बहुत अच्छा बनना बड़ा आसान है, डायलॉग मारना बड़ा आसान है, शिक्षा देना आसान है, उस शिक्षा को अपने घर में एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। जो ये बाहर पंचायती बने घूमते हैं ना, घर में इनकी औलाद कभी इनसे संभलती नहीं है, ये फैक्ट है। जो गांव में सबसे बड़े बन के घूमते हैं उनके अपने लड़के लड़कियों की बात नहीं सुनते क्योंकि शिक्षा देना आसान है, अपनों से करवाना बड़ा मुश्किल। इस आदमी ने अपने घर में जो गलतियां देखी ना उनको इसने कोशिश की कि मैं रुकवाऊं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनके बड़े भाई कि जब डेथ हो गई तो इनकी नजरों के सामने जो इनके बड़े भाई की पत्नी थी यानी इनकी भाभी, जिसको ये मां समान मानते थे, लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के चिता पे बैठा दिया। वो वहां से, तुमने सती प्रथा का तुम्हें एक्चुअल नहीं पता क्या होता है, पता है तुम्हें? सती प्रथा में कोई खुश होकर नहीं जलता। अगर किसी को गलत फहमी हो कि खुश होकर जलना आसान है तो अपनी एक उंगली को गैस पे रख के देख लेना या गर्म कुकर पे ऐसे चिपका के देख लेना एक उंगली। जलना कोई मजाक नहीं है। और आप कितने डिवोटेड हो अपने पति के प्रति, लेकिन जलते टाइम किसी को पति याद है भागेगा, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तुम किसी को कष्ट पहुंचाओगे, कुत्ते को, जानवर को, भाग जाएगा। औरतें क्या करती थी, पकड़ के तो ले जाते सजा सजा के बिल्कुल दुल्हन की तरफ, वहां जब चिता में आग लगाते उसके बाद बैठ भी जाती। वो जब वो चिता की आग लगती है, वो आग ऊपर पहुंची तो उठ के भागती थी, नेचुरल है, कोई भी भागेगा। तो पता है हमेशा चिता के पास डंडे लेके आदमी खड़े होते थे, ये बातें बताई नहीं जाती। उन डंडे का क्या लॉजिक था, जैसे ही वो उठ के भागेगी उसको डंडों से पीटना है और उसको उस आग से उठने नहीं देना। सती प्रथा में कभी कोई औरत साथ नहीं जाती थी, आदमी जाते थे और आदमी 10 लोगों का ये काम होता था, चिता के चारों तरफ खड़े हो जाओ। जब वो बैठ गई तब तक तो ठीक रहता, तो भगवान और देवी बन गई, लेकिन जैसे ही आग उसको पकड़ेगी, वो उठ के भागने की कोशिश करेगी तो तुरंत वो डंडे वाले लोग उसको डंडे से पीटेंगे। अब सोचो बेचारी उठ के भाग नहीं पाएगी, वहीं मर जाएगी, या तो वो डंडों की मार से मर जाएगी या सती। फिर जाके क्या बताएंगे, अरे इतनी अच्छी थी वो तो सती हो गई, वो सती होना नहीं चाहती, तुमने पीट पीट के उसको सती कर दिया। और लोग जो थे इस बात को, क्योंकि आपके यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है तो इस चीज को इज्जत से देखा गया कि कोई औरत अपने पति के साथ मर गई तो ये इज्जत की बात है। अब जब इसकी भाभी के साथ ऐसा हुआ तो ये थोड़े उम्र ठीक ठाक थी, 30-35 के थे, ये उस भीड़ में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि इनकी भाभी उठ के भाग रहे, लोग डंडे मार रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोका, लेकिन वो 10-12 आदमी, इसकी कौन सुनेगा, अभी तक ये इनका कोई नाम भी नहीं था बड़ा। इनकी आंखों के सामने उनको डंडों से मार मार के वो आग लग गई, वो भाग रही है, डंडे मार रहे हैं, इनके मन पे बहुत गहरी छाप पड़ी। उनको लगा तो ये तो सरासर बेवकूफी है, वो अपनी मर्जी से कोई नहीं मरता, ये सती प्रथा के नाम पे औरतों को जानबूझ के जलाते हैं जिंदा। तो इन्होंने इसका विरोध किया। अपनी भाभी को तो बचा नहीं पाए, यंग थे, लेकिन आगे जाके जब इनका चला सिक्का और इनका नाम हुआ तब इन्होंने कहा मैं इसके लिए कानून बनवाऊंगा, क्योंकि लोग मानने से रहे। और तब जाके इन्होंने, क्या नाम था उनका, जो अंग्रेज था, विलियम बेंटिक, इसको बहुत समझाया कि भारत जो है ना ये ऐसा जाहिलों का देश है, इसमें लोग इससे कानून नहीं बनेगा तब तक नहीं मानेंगे, प्यार से तो मानेंगे नहीं। कानून बनवाया कि सती प्रथा अगर कोई करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। और जब शुरू में अंग्रेज आते थे ना सतियों को बचाने, तो अंग्रेजों को पीटते थे, कहते थे तुम हमारी औरतों को गलत दिशा में ले जा रहे हो और तुम जो है हमारा पतन करोगे हमारे समाज का। तो अंग्रेजों को बड़ा मुश्किल से पुलिस दल बल ले जाके तब वो औरतें बचानी पड़ती थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके भारत में किसने दिया? राजा राम मोहन राय बहुत पढ़ा लिखा काबिल आदमी था। इस आदमी ने हर तरफ काम किया, समाज में कैसे अच्छाई आए। जैसे हमारे समाज में ना कुरीतियां बहुत ज्यादा थी। कुरीतियां क्या थी, अभी मैंने आपको कहा इंडियन सोसाइटी में ना सबसे पवित्र जो समझा जाता है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये औरत को, जैसे अपने घर की बहू, बेटी, बहन को कोई गलत किसी के साथ देख नहीं सकता, पसंद नहीं करता। अपने आप गलत करने वाला तो आदमी है ना, किसी का तो बेटा है, किसी का तो भाई है। इसका कारण है हमने दिमाग ये बना लिया कि जितनी गलत चीजें वो औरतों के साथ ही हो रही हैं, लेकिन उसमें आपके घर की औरत इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप उसका मर्डर कर सकते हैं। ये कुरीति थी और इसको लॉजिकली किसने समझा?
और राजा राम मोहन रॉय ने कहा जो ये वैश्या प्रवृत्ति बना रखी है, जो ये बहुपत्नी विवाह है, ये सब गलत है और कायदे से है भी गलत। उन्होंने कहा तुमने औरतों को, वैसे तो पवित्रता का परिचय औरत से दिया जाता है, अपने घर में सबसे पवित्र पायस जो चीज है किसी भी इंसान की लाइफ में, या तो उसकी माँ है, या उसकी पत्नी, या उसकी बेटी है, या उसकी बहन। तो उसने कहा ये गंदगी में जिसको तुम उतार के लाए हो, ये भी तो इसी रूप में थी, इस सब को खत्म कर दो, या ये झूठा दंभ भरना बंद करो कि औरतें सबसे पवित्रता का परिचय देती हैं, तो वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। इन्होंने कुरीतियों को बहुत लॉजिकली लोगों के सामने रखा और पढ़े लिखे लोगों को फील हुआ कि इस आदमी की बात में दम है, और उन्होंने धीरे धीरे मान लिया कि हाँ, समाज में ये गंदगी हटानी पड़ेगी तभी देश का विकास होगा। हमारी दिक्कत क्या थी, हम ना दिखावट बहुत करते थे, बहुत ज्यादा। वैसे हम सबसे आगे अपनी सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे, लेकिन जब रियलिटी में देखें तो हम जितनी घटिया मानसिकता से पीड़ित कोई समाज नहीं था। आज भी ऐसा ही है, आज भी आप कहने को कुछ कहते हैं, रियलिटी में इस चीज को एक्सेप्टेंस कहीं नहीं मिलती। इस चीज के ऊपर कुठाराघात किया था राजा राम मोहन रॉय ने, यानी इस आदमी ने समाज को बदला, इस आदमी ने शिक्षा पे काम किया। शिक्षा पे कैसे, इसने कॉलेज चला दिए थे उस टाइम पर, अंग्रेजों की मदद की, जहां जहां अंग्रेज, जैसे डेविड हेयर ने कोशिश की थी ना कि मैं चलाऊं, सोसाइटी बनाऊं, तो इन्होंने कहा मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा, अपने बिहाफ पे कॉलेज स्कूल बनाए, दूसरे के बिहाफ पे। फिर इन्होंने कहा और जागृत कैसे करूं, प्रेस से मैं लोगों को अपने विचार बताऊं। इन्होंने प्रेस का काम किया था। इंडिया में इनसे पहले किसी इंडियन ने प्रेस पे काम नहीं किया। इन्होंने संवाद कौमुदी, सुना है ये नाम, संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली थी। इन्होंने मैगजीन्स निकाली, अच्छे अच्छे लेख लिखे और कहा कि तुम क्यों पीछे हो, ये विदेशी क्यों आ गए हैं, ये अंग्रेज दुनिया पे राज कर रहे हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज, और तुम इतनी बड़ी संख्या में होके इनको भगा भी नहीं सकते, दूसरों पे राज करना दूर की बात। इन कारणों से ना ये धीरे धीरे लोगों के चहीते बन गए और फाइनली इनका मेंटल लेवल इतना फील किया कि एक आदमी था अकबर सेकंड, आप सब जानते हैं ये अकबर सेकंड, बोले यार तू पढ़ा लिखा काबिल है, तू जा अंग्रेजों के सामने और मेरी पेंशन बढ़वा। 1830 में जब ये राजा राम मोहन रॉय राजा की उपाधि लेके अकबर सेकंड की पेंशन बढ़वाने लंदन गए थे, वहां इनकी मुलाकात हुई, तो उसी दौर में 1833 में ब्रिस्टल नाम की जगह पे इनकी डेथ हो गई। इनको हार्ट अटैक हुआ या पता नहीं कोई बीमार हुए, ये एक्सपायर हो गए। लेकिन ये पीछे इंडिया में बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ गए और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये एक पुल है, ये पुल का काम कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ियां थी और जो नई पीढ़ी है, इनके बीच में एक समझ डेवलप करने का काम किसने किया है। हाँ, इससे ये मत सोचना कि इन्होंने कहा कि इंडियंस बेवकूफ हैं। इन्होंने कहा उपनिषद पढ़ो। उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत, वेदांत नाम सुना है, वेदांत कॉलेज भी बनाया था इस आदमी ने। इसने कहा वेदांत मतलब उपनिषद, हम ग्रेट देश के आदमी हैं, हम लोगों के देश में वेद लिखे गए, हमारे देश में उपनिषद लिखे गए। ये तो 20 के 1000 साल हमारा सब सत्यानाश कर गए जब विदेशी ताकतें आई, आपके मंदिरों को लूटा, आपकी किताबों को, आपकी लाइब्रेरीज को जला दिया। अदरवाइज इंडिया जितना सुंदर साहित्य किसी दुनिया में किसी देश के पास था ही नहीं। पर प्रॉब्लम ये कि आज तक ये पढ़े और पढ़ाए नहीं गए, न तुमने न मैंने कभी उपनिषद पढ़ा। ये पार्टी नहीं है, जो पार्ट है ना वो 1000 साल का इतिहास है। छठी में पढ़ाना शुरू करते हैं इतिहास को, 7वीं में पूरी दिल्ली सल्तनत समझा देते हैं। 7वीं का बच्चा मतलब 10-12 साल का बच्चा, 8वीं में पूरा मॉडर्न इंडिया, 9वीं 10वीं में विदेशी इतिहास पढ़ाते हैं। किसी किताब में किसी कोने में इनका कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ये बात राजा राम मोहन रॉय तब भी कहते थे कि क्या पढ़ाओ बच्चों को, उपनिषद। उनको फील कराओ कि तुम बहुत अच्छे देश से निकले हो और तुम्हारा अपना एक ओरिजिनल इतिहास रहा, किसी की कॉपी मत करो। इन 1000 सालों में तुम्हारे देश का इतिहास दबा दिया गया और सिर्फ 2 लैंग्वेजेस उभरी, अरबी और फारसी। और क्योंकि इस पे प्रभाव अरबी और तुर्की लोगों का था, तो आप ये भूल गए कि आप ओरिजिनली कौन थे, आप ओरिजिनली कैसे थे। आपने अपनी गंदगी को तो कैरी ऑन रखा, हिंदू धर्म में कुरीतियां भी थी, ये जो मैंने भी एग्जांपल दिए, लेकिन आप अच्छाइयां भूल गए कि हिंदू ने ही सांख्य दर्शन, हिंदू ने ही षड दर्शन दिए हैं, हिंदू में ही आपके सनातन धर्म में कहां कितने पुराने पुराने ऋषि कणाद थे या कपिल मुनि थे, कितने सारे लोग थे। ये उस टाइम के बहुत ज्यादा जीनियस लोग थे। पर हमारी दिक्कत क्या है, इनकी लिखी चीजें आज तक हमने ना कभी देखी ना हमें पता। हम बस पेपर के लिए रख लेते हैं कि वेदांत किसने लिखे हैं, फलाना आदमी ये था। जैसे कितनी बार तुमने सुन लिया आदि गुरु शंकराचार्य, 1000 बार सुन लिया। शंकराचार्य का योगदान किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं गया। ये जो इतिहास लिखा गया ना, ये 2 लोगों के नजरिए से लिखा गया, एक मध्यकाल वाले और एक अंग्रेज। इसमें इतिहास में असली ओरिजिनल कहानियां नहीं हैं, जो उन्होंने फील किया उन्होंने लिखवा दिया और वही बचा के अगली पीढ़ी को दे दिया। असली इतिहास जो था, आपने शुरुआती जो साल देखे जब आपके वेद लिखे जाते थे, जब आपके देश में कौन लोग रहा करते थे, आर्य, यहां से लेके, और बाण भट्ट याद है तुम लोगों को, किसके दरबार में था, हर्ष। हर्ष कब से कब तक का राजा था, तुम खुद देखो, 47 तक। इस टाइम तक के इतिहास का तो कुछ है ही नहीं किताबों में, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ चैप्टर में थोड़ा मोड़ा कहीं लिख दिया, लेकिन इससे जुड़ी चीजें समझाई नहीं गई। समझाया क्या गया, 1000 साल का इतिहास। इसलिए फिर कहा कि इस आदमी की बात मानो। इसने कहा तो वेदांत भी बहुत बेहतर है, अंग्रेज भी बहुत बढ़िया। अंग्रेजों की पूरी पैरवी नहीं करते, लेकिन ये कहते थे अंग्रेजों में एक चीज बहुत अच्छी है, वो किस चीज के ऊपर काम करते हैं, तर्क। इसलिए देखो अंग्रेज न्याय भी तर्क के आधार पर करते थे, हमारी तरह नहीं मूड के ऊपर। मूड खराब है तो सजा दे दो, मूड अच्छा तो छोड़ दो, ऐसे नहीं। इन्होंने हर चीज को तर्क की कसौटी पर देखा और इसीलिए लॉजिकली सबसे आगे निकले। हर आदमी ना आगे जब निकलता है उसके पीछे कारण होते हैं, सिर्फ किस्मत नहीं होती। अंग्रेज अकेली किस्मत से नहीं आगे बढ़े, अंग्रेज बुद्धिमान भी थे। अंग्रेज हर चीज को लॉजिकली सोचते थे, क्या ठीक रहेगा। पढ़ा नहीं हमने क्या क्या सोच के प्लान करते थे, तो ये बहुत तेज थे। देखो पहला टॉपिक पढ़ते हैं 5वें चैप्टर में, सामाजिक और धार्मिक सुधार। तुम्हें क्यों समाज और धर्म सुधारना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा असली समाज और धर्म तो गायब हो गया। 1000 साल तक हम विदेशियों के अटैक से जूझते रहे और सब खत्म हो गया। खराब इस्लाम भी नहीं है, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, सब धर्म बहुत अच्छे हैं। देखो जब धर्म शुरू हुए थे ना, तो ये मान के चलो अच्छे थे तभी फैले होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना धर्म खराब है। सनातन धर्म की बात कर लो या इस्लाम की बात कर लो या किसी भी धर्म की, ईसाई धर्म की बात कर लो या बौद्ध जैन कोई भी, इन सब में अच्छाई थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वर्तमान में ये चल रहे हैं। अगर ये खराब हो तो खत्म ना हो जाते। खराब चीज कितने दिन चलेगी। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई आदमी अपने धर्म को अपने बच्चों को समझा रहा है, इसका मतलब उस धर्म में प्रभावित है, उस धर्म से उसने कुछ अच्छा देखा। पूरा यूरोप कौन से धर्म को मानता है, पूरा अरब और टर्किश लोग किसको मानते हैं,
और इंडिया एक ऐसा देश है जहां एक धर्म नहीं है, सब धर्मों का मिश्रण है। लेकिन सनातन धर्म की जड़ अकेले किस देश में है? इंडिया में। तो सब धर्म अच्छे हैं, खराब कोई सा नहीं है। पढ़ लें पहला पॉइंट, भारत में पुनर्जागरण। 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई। अंडरलाइन कर लो। तुम लोगों को पता है क्रांतियां आई थी 1789 में, कहां पर? फ्रांस में। 1776 में अमेरिका की आजादी। कौन सी शताब्दी थी? 18वीं। सब जाग रहे थे इसलिए लिख दिया। 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत। तर्कवाद, अंडरलाइन कर लो। तर्कवाद और अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है? खोज करना। ठीक को ठीक कहा जाए, खोज की जाए। तर्कवाद और अन्वेषण। फिर पढ़ो कि भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को विकास का रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चलकर यूरोप विश्व सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बना। तो यूरोप का रास्ता किस किस चीज का था? तर्क का और अन्वेषण का। अन्वेषण खोज, आपके यहाँ आने की खोज भी उन्होंने की थी, रास्ता जो ढूंढा था। नेक्स्ट पढ़ना, दूसरी ओर तत्कालीन भारत। इस टाइम भारत क्या था? बहुत तर्कशील था या अंधविश्वासी था? बहुत अंधविश्वासी था। अंडरलाइन कर लो। तत्कालीन भारत अपने अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण एक निश्चल, निश्चल नहीं लिखा, निश्चल मतलब जो चले ही ना, जहां पड़ा है जड़ वहीं रह गया। निश्चल होता है अच्छा, निश्चल खराब। निश्चल, निष्प्राण और पतनशील समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। तो जब आप निश्चल थे, आप अपने पतन आपका हो रहा था, उस टाइम कौन ग्रोथ कर रहा था? यूरोप। तभी यूरोप फिर दुनिया पे छाएगा। नेक्स्ट पढ़ना, इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त। इसको टिक कर लो। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ बंगाली लड़कों ने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों और अंधविश्वास के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। इस घृणा को लोगों ने पॉजिटिव देखा या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा, हमारे धर्म पे कुठार आघात। फिर उन चीजों को लॉजिकली किसने दिखाया हमें? राजा राम मोहन रॉय ने। अगला पॉइंट टिक करना, बंगाल के बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन रॉय, आगे पढ़ लो, उनके अनुयायी ऐसे पहले बुद्धिवादी थे जिन्होंने, अंडरलाइन करना, पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं, भावनाओं को आत्मसात किया। यानी हमने पश्चिमी देशों की अच्छाइयों को सीखा। किस आदमी ने? राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट पढ़ना, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भारत में, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रीय चेतना का पथ प्रदर्शक। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के आदमी होते हैं ना, वो गलत को गलत बोल देते हैं और सही को सही। तो ये राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक थे। आधुनिक भारत के निर्माता। पूछेंगे बताओ आधुनिक भारत का निर्माता कौन है? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट पढ़ लो, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला पॉइंट, अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कहीं पढ़े थे तुमने ये? कहाँ तुमने पढ़े थे? संविधान की प्रस्तावना में और डीपीएसपी में। आर्टिकल 38 याद है? वही तो है ये। अंडरलाइन कर लो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। अंग्रेजों का हमारी राजनीति पे असर आया, पैसों पे असर आया, सोसाइटी पे असर आया, रहन सहन खान पान पे असर आया। नेक्स्ट पढ़ना, परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। जैसे अगर ये विदेशी ना आते तो क्या हमें प्रेस पता चलती? नहीं। प्रेस यही तो किसने बताया था? हाँ, डच और पुर्तगाली यात्रा, तंबाकू की खेती, प्रेस, ये सब लाए थे। तो बहुत कुछ सीखा हमने। नेक्स्ट करना, प्राच्यवादी। प्राच्यवादी होते हैं पुराने, द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताए जाने से जागृति आई। क्या कहा भारत के पुराने लोगों ने कि अरे तुम अंग्रेजों के पीछे क्यों भागते हो? तुम भूल गए आर्यभट्ट तुम्हारे देश में था, वराहमिहिर तुम्हारे देश में था, गुप्तों का आज तक वो लोहे का, ऐसा यूरोप में नहीं है कोई लोहा जिस पे जंग न लगा। 1000 साल पुराने लोहे पे जंग नहीं लगा। इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, इससे पता चला। ये टिक कर लो। प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताए जाने से जागृति आई। प्राच्यवादियों में प्रमुख देखना सर विलियम जोन्स। हम नहीं कह रहे कि हम इंटेलिजेंट, कौन कह रहे हैं? ये अंग्रेज कह रहे हैं। अंडरलाइन कर लो, विलियम जोन्स। इसने क्या बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी। लिखो यहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी इसने 1784 में। सन बेशक छोड़ देना। एशियाटिक सोसाइटी। तो ये विदेशी कह रहे हैं कि तुम बहुत अमीर और अच्छे देश के लोग हो, तो हमें अच्छा लगेगा ही। नेक्स्ट कर लो, जेम्स प्रिंसेप। ये तुमने बहुत बार सुना हुआ है। क्या किया था प्रिंसेप ने? एक लिपि पढ़ी थी। किसकी? अशोक की। अशोक की लिपि इसने तो पढ़ी थी। लिख लो यहाँ, अशोक के स्तंभ पढ़े। और स्तंभ पढ़ के इसने बताया कि तुम्हारा राजा बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बहुत सोच समझ के अच्छी अच्छी बातें कही। इसके बाद इसी लाइन में पीछे मैक्स मूलर लिखा है। मैक्स मूलर कहाँ का था? जर्मनी का। और इसने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आके इंडिया में बसे थे। यहाँ लिख लो जर्मनी। तो इन सबने हमारी तारीफ की, बड़े बड़े आदमियों ने। हमें नहीं पता था कि हमारी तारीफ कोई कर रहा है, इनके कहने से हमें लगा कि हाँ हम तो बहुत अच्छे देश के लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, ईसाई धर्म प्रचारक। अगर तुम्हें याद हो 1833 के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों को खुली छूट दी गई थी कि आओ और अपनी मिशनरी बनाओ, याद है तुम्हें ये? और अपना प्रचार प्रसार, इससे हम चिड़ेंगे। ठीक कर लो ये। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, पढ़ो आगे, ये दुष्प्रचार की भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संवर्धन होगा, भारतीयों में अपने धर्म के प्रति विश्वास जागृत किया। अंडरलाइन कर लो। जितना हम अपने कल्चर को नहीं मानते ना, उतना भारत से बाहर गए इंडियन मानते हैं। तुम जैसी दिवाली नहीं मनाते, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियन मनाते। तुमने देखी वीडियोस? तुम जैसे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में रहने वाला इंडियन मनाएगा। क्यों? क्योंकि जो कट जाता है ना, उसको जुड़ाव ज्यादा फील होता है। जो इंडिया में रहता है उसके लिए सब चीज नॉर्मल है, लेकिन जो इंडियन बाहर जाके रह रहा है वो सारे त्योहार मनाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मनाएगा, आपसे मुझसे ज्यादा बेहतर। इससे ये पता चलता है कि अपनी चीज के प्रति लगाव हर आदमी में है। और जब वो बाहर जाके देखता है कि दुनिया अपने कल्चर को फॉलो कर रही है, तो उसका मन क्या करता है कि मैं भी फॉलो करूं, इसलिए ज्यादातर मनाते हैं। तो जब हमने देखा ईसाई अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, तो हमें लगा हमें भी अपना धर्म बढ़ाना है। ब्रह्म समाज पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करो। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा अगस्त 1828 को की गई। कहाँ की गई होगी? कहाँ थे? बंगाल में। बंगाल, ये पूछते हैं, बंगाल में बना था ये। नेक्स्ट करना, राजा राम मोहन रॉय पहले भारतीय थे जिन्हें सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्य युगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पढ़ना, राजा राम मोहन रॉय शायद वस्तुतः प्रजातंत्रवादी, अंडरलाइन कर लो, प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। उनके नवीन विचारों के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ।
अतीत और भविष्य के मध्य सेतु मतलब पुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो जो रेगुलेटिंग हेयर का सहयोग किया, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में, डेविड हेयर ने बनाया, अंग्रेज ने। किसने मदद की थी? हमारे राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय की किताब का नाम क्या था? मैगजीन का संवाद कौमुदी। पहले फारसी भाषा में क्या निकाली थी वो? मुवाहिदीन, मुवाहिदीन। सब इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टिक करना, राजा राम मोहन रॉय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत। तो पत्रकारिता प्रेस से जुड़ी है और प्रेस के लिए इसने काम किया, तो प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाला पहला इंडियन कौन हो गया इस तरह से? राजा राम मोहन रॉय। अंडरलाइन कर लो। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ, खुद का नाम था अकबर सेकंड और वहां के राजा का विलियम फोर्थ, के दरबार में भेजा। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर वार्ता करनी थी। इसी दौरान यहीं पर ब्रिस्टल में 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। गए कब थे? 1830 में। और एक्सपायर कब हो गए? 33 में। यहाँ 28 में पहले ब्रह्म समाज बना दिया, 29 में सती प्रथा बंद करवा दी, 30 में बलि प्रथा भी बंद करवाई थी इन्होंने। नेक्स्ट पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी? युगदूत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सब जानते हैं ना? उनके पिताजी का नाम क्या था? डी.एन. टैगोर। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके पिताजी का नाम है ये जो द्वारिकाधीश लिखा है ना, ये इनके पिताजी हैं। यानी किसके दादा हैं ये? रविंद्रनाथ। तुम सोचो, रविंद्रनाथ टैगोर के दादा भी इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे थे कि उनको ब्रह्म समाज का काम सौंपा गया कि सर आप संभालिए, आप काम कर सकते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाओ कि इस बच्चे को एनवायरमेंट कैसा मिला, इसकी हेरिडिटी कैसी थी और कैसा एनवायरमेंट। तभी तो इनको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला था, नोबेल। इनको सारी चीजें बेस्ट मिली, एनवायरमेंट भी। दादा दादी जिसके इतने पढ़े लिखे काबिल थे वो तो आगे निकलना ही था। ये टिक कर लो। ब्रह्म समाज, तो ये पॉइंट टिक करना। ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो। द्वारिकानाथ के बाद उनके बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां निरंतर चलती रही। क्योंकि कहां था ब्रह्म समाज? कलकत्ता में, और ये कलकत्ता इनका गढ़ था। नेक्स्ट टिक कर लो। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्व रंजिनी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तत्व बोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। तुम्हें याद है इन्होंने जब जनगण मन पहली बार हमने गाया था तो एक मैगजीन में छपा था। कौन सी मैगजीन थी वो? तत्व बोधिनी। कब छपा था ये? 1912। गाया कब गया था? 11। और प्राइज कब मिला? 13 में। तो ये जो तत्वबोधिनी शब्द आया है ना, ये इसके पिताजी की सभा है, ये अंडरलाइन कर लो। तत्व रंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, सब दिया हुआ देखो। बाद में तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। तो तत्वबोधिनी सभा किसकी है? देवेंद्र नाथ ठाकुर की या देवेंद्र नाथ टैगोर की। नेक्स्ट पॉइंट काम का उतना नहीं है, उससे अगला टिक करना। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 जब क्रांति हो रही थी, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य बना दिया। यानी सबसे पहले इस पे काम किया राजा राम मोहन रॉय, फिर वो मर गए तो किसको काम दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी डी.एन. टैगोर के पिताजी द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ ने वो काम किसको सौंप दिया? आचार्य केशव चंद्र को, केशव चंद्र सेन को। अगला पॉइंट टिक कर लो। आचार्य केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक सदस्य बने। उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। आचार्य केशव के प्रयासों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे ये इसको नेशनल नहीं बना पाए। किसने इसको नेशनल लेवल पे फेमस किया? केशव चंद्र ने। नेक्स्ट टिक करना। 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर वाले समूह ने अपने को कहा हम आदि ब्रह्म समाज हैं, और इनका नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। तो आदि ब्रह्म समाज ही पुराना ब्रह्म समाज। ये कब जाके बट गया? 1865 में। चलो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, प्रार्थना समाज कल पढ़ेंगे।